इस आर्किटेक्चर कोर्स में फाउंड्री वर्कफ्लो को कस्टम एप्लीकेशन के साथ एज़्योर एसडीके के जरिए इंटीग्रेट करने का फ्लो समझाया गया है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में बने जनरेटिव वर्कफ्लोज को अपनी कस्टम एप्लीकेशंस में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। जब आप फाउंड्री पोर्टल में विजुअल डिजाइनर का यूज करके एक वर्कफ्लो बनाते हैं तो वो बहुत सारे एजेंट्स, लॉजिक नोड्स और डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस का एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ होता है। लेकिन वो वर्कफ्लो सिर्फ पोर्टल में रहने के लिए नहीं बना है। उसका असली मकसद आपके बिजनेस ऐप, वेबसाइट या बैकएंड सर्विस के साथ मिलकर काम करना है। यहीं पर इंटीग्रेशन का रोल आता है। हम एज़्योर एआई प्रोजेक्ट्स एसडीके का इस्तेमाल करते हैं। ये एसडीके एक ब्रिज का काम करता है जो आपके पाइथन या सी शार्प कोड को फाउंड्री की एग्जीक्यूशन इंजन से जोड़ता है। जब आप एसडीके के जरिए वर्कफ्लो को कॉल करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि बैकग्राउंड में कौन सा एजेंट कॉल हो रहा है या कौन सा प्रॉम्प्ट यूज हो रहा है। आपकी एप्लीकेशन सिर्फ यूजर का इनपुट वर्कफ्लो को देती है और फाइनल आउटपुट रिसीव करती है। ये अप्रोच एआई लॉजिक को मेन एप्लीकेशन कोड से अलग रखती है, जिससे सिस्टम को मैनेज और स्केल करना बहुत आसान हो जाता है। ये पाइथन सूडो कोड इंटीग्रेशन की बेसिक आर्किटेक्चरल पैटर्न को समझाता है। हमने कमेंट्स में बताया है कि सबसे पहले आपको एज़्योर एआई प्रोजेक्ट्स और एज़्योर आइडेंटिटी पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। हैंडल यूजर रिक्वेस्ट फंक्शन ये दर्शाता है कि हमारी मेन एप्लीकेशन सिर्फ एक ट्रिगर का काम करती है। ये यूजर का टेक्स्ट लेती है, फाउंड्री वर्कफ्लो को कॉल करती है और रिजल्ट को वापस फ्रंट एंड पर भेज देती है। सारा भारी काम जैसे मल्टी स्टेप रीजनिंग और टूल्स को कॉल करना फाउंड्री की सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, न कि हमारी वेब सर्वर पर। ये आर्किटेक्चर डायग्राम इंटीग्रेशन फ्लो को विजुअलाइज करता है। यूजर ऐप से इनपुट देता है जो बैकएंड एपीआई पर जाता है। बैकएंड एसडीके के जरिए फाउंड्री इंजन को कॉल करता है। इंजन सारे एजेंट्स और लॉजिक नोड्स को रन करता है और फाइनल रिजल्ट वापस बैकएंड को भेज देता है, जिसे यूजर स्क्रीन पर देख पाता है। किसी भी वर्कफ्लो को ट्रिगर करने से पहले हमें अपने कोड को फाउंड्री प्रोजेक्ट के साथ सिक्योरली कनेक्ट करना होता है। इसके लिए हम एआई प्रोजेक्ट क्लाइंट क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट के सारे एसेट्स जैसे एजेंट्स और वर्कफ्लोज तक पहुंचने का मेन गेटवे है। कनेक्शन बनाने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट की कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है, जो हम फाउंड्री पोर्टल के मैनेजमेंट सेक्शन से कॉपी कर सकते हैं। सबसे क्रिटिकल पार्ट है ऑथेंटिकेशन। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में हम कभी भी एपीआई कीज को कोड में हार्ड कोड नहीं करते, क्योंकि ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसके बजाय हम डिफॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल का यूज करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का इस्तेमाल करके एक सिक्योर कीलेस कनेक्शन बनाता है। जब ये क्लाइंट एक बार इनिशियलाइज हो जाता है तो हम इसके अंदर मौजूद वर्कफ्लोज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट में सेव किए गए किसी भी वर्कफ्लो को एक्सेस और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सेटअप आपके एप्लीकेशन और फाउंड्री के बीच एक ट्रस्टेड और सिक्योर पाइपलाइन एस्टैब्लिश कर देता है। इस कोड स्निपेट में हम एआई प्रोजेक्ट क्लाइंट का सेटअप कर रहे हैं। सबसे पहले हम os.environ का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट वेरिएबल से अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लोड करते हैं, ताकि कोड में कोई सीक्रेट ना रहे। फिर हम फ्रॉम कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड को कॉल करते हैं। इसमें हम डिफॉल्ट एज़्योर क्रेडेंशियल पास करते हैं, जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एंट्रा आईडी से टोकन फेच कर लेता है। सक्सेसफुल कनेक्शन के बाद हम प्रोजेक्ट क्लाइंट डॉट वर्कफ्लोज को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। अब हम इस वर्कफ्लो क्लाइंट का यूज करके आगे की सारी वर्कफ्लो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये सीक्वेंस डायग्राम कनेक्शन की प्रोसेस को समझाता है। पाइथन ऐप पहले एंट्रा आईडी से एक सिक्योर टोकन रिक्वेस्ट करती है। टोकन मिलने के बाद वो टोकन और कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके फाउंड्री प्रोजेक्ट से कनेक्ट होती है और सक्सेसफुल होने पर हमारा एआई प्रोजेक्ट क्लाइंट इनिशियलाइज हो जाता है। क्लाइंट सेटअप होने के बाद असली काम होता है वर्कफ्लो को रन करना। जब आप पोर्टल में वर्कफ्लो बनाते हैं तो आप उसे एक नाम देकर सेव करते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट पाइपलाइन। अपने कोड से इसे रन करने के लिए हम क्लाइंट के रन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें इस वर्कफ्लो का नाम पास कर देते हैं। लेकिन वर्कफ्लो को काम करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। हम इनपुट्स पैरामीटर में एक डिक्शनरी पास करते हैं, जिसमें वो सारी वैल्यूज होती हैं जो वर्कफ्लो के स्टार्ट नोड को चाहिए। उदाहरण के लिए यूजर की आईडी और उनका मैसेज। जब हम रन को कॉल करते हैं तो सिस्टम बैकग्राउंड में वर्कफ्लो का YML डेफिनेशन पढ़ता है और एक एक करके सारी नोड्स को एग्जीक्यूट करता है। ये कॉल बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होती है, जिसका मतलब है कि आपका कोड तब तक वेट करेगा जब तक पूरा वर्कफ्लो खत्म नहीं हो जाता। अगर आपका वर्कफ्लो बहुत लंबा है या उसमें कई एजेंट्स शामिल हैं, तो आप एसिंक्रोनस पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हैं, जहां आप जॉब सबमिट करके बाद में उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ताकि आपका मेन एप्लीकेशन थ्रेड ब्लॉक ना हो।
इस पाइथन स्निपेट में हम एक सेव्ड वर्कफ्लो को प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट क्लाइंट डॉट वर्कफ्लोज डॉट रन मेथड को कॉल करते हैं। इसमें वर्कफ्लो नेम में हम उस वर्कफ्लो का नाम देते हैं जो हमने फाउंड्री पोर्टल में बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनपुट्स डिक्शनरी है। यहाँ हम टिकट टेक्स्ट और कस्टमर आईडी नाम की 2 कीज पास कर रहे हैं। ये कीज वर्कफ्लो के स्टार्ट नोड के वेरिएबल से एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। इंजन इस डेटा को लेकर पूरे पाइपलाइन को प्रोसेस करेगा और फाइनली सारा रिजल्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये फ्लोचार्ट वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन की इंटरनल मैकेनिज्म को दिखाता है। ऐप रन मेथड कॉल करती है, एसडी की एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है, फाउंड्री सर्वर वर्कफ्लो का YAML लोड करता है, हमारी इनपुट्स को स्टार्ट नोड पर मैप करता है, सारी नोड्स को रन करता है और फाइनल रिजल्ट ऑब्जेक्ट वापस ऐप को भेज देता है। वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन पूरा होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे सही से हैंडल करना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन रिजल्ट कोई सिंपल स्ट्रिंग नहीं होती, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक आउटपुट्स नाम की डिक्शनरी होती है। जब हमने विजुअल डिजाइनर में वर्कफ्लो बनाया था तो एंड नोड पर हमने जो भी आउटपुट वेरिएबल्स डिफाइन किए थे वो सब हमें इस डिक्शनरी में मिलते हैं। मान लीजिए हमारे सपोर्ट वर्कफ्लो ने टिकट को एनालाइज किया और 3 चीजें रिटर्न की: रेजोल्यूशन मैसेज, टिकट की कैटेगरी और कॉन्फिडेंस स्कोर। हम अपने पाइथन कोड में इन कीज को एक्सेस करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन का लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे अगर वर्कफ्लो ने कैटेगरी रिफंड दी है तो हम अपने डेटाबेस में रिफंड का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं और जो रेजोल्यूशन मैसेज आया है उसे यूजर की चैट इंटरफेस पर दिखा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का यही फायदा है, वे एआई के रिजल्ट्स को सीधे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लॉजिक के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। इस कोड में हम वर्कफ्लो से मिले आउटपुट को पार्स कर रहे हैं। पहले हम चेक करते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टेटस कंप्लीटेड है या नहीं। अगर है तो हम एग्जीक्यूशन रिजल्ट डॉट आउटपुट्स डिक्शनरी से अपनी वैल्यूज जैसी टिकट कैटेगरी, रेजोल्यूशन मैसेज और नीड्स एस्केलेशन को निकालते हैं। इसके बाद हमने एक सिंपल इफ एल्स लॉजिक लगाया है। अगर वर्कफ्लो ने डिसाइड किया है कि नीड्स एस्केलेशन ट्रू है, यानी एआई इसे सॉल्व नहीं कर पाया, तो हम कस्टमर को ह्यूमन एजेंट के पास ट्रांसफर कर देती हैं, वरना हम एआई का रिजल्ट सीधा यूजर को दिखा देती हैं। ये डिसीजन ट्री आउटपुट हैंडलिंग लॉजिक को समझाता है। हम पहले चेक करते हैं कि रिजल्ट कंप्लीटेड है या नहीं, फिर हम आउटपुट डिक्शनरी को पार्स करते हैं। अगर एस्केलेशन की वैल्यू ट्रू है तो हम टास्क को ह्यूमन डैशबोर्ड पर राउट कर देती हैं, वरना एआई का जनरेट किया हुआ रेजोल्यूशन यूजर को दिखा देती हैं। क्या होगा अगर आप अपने वर्कफ्लो को पोर्टल में सेव करने के बजाय अपने सोर्स कोड रिपॉजिटरी में रखना चाहते हैं? एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। आप फाउंड्री पोर्टल से अपने वर्कफ्लो का YAML डेफिनेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये YAML फाइल उस पूरे विजुअल ग्राफ का कोड वर्जन होती है। इसके बाद आप इस फाइल को अपने गिटहब रिपॉजिटरी में बाकी एप्लीकेशन कोड के साथ सेव कर लेते हैं। जब आप SDK का यूज करते हैं तो आप पोर्टल में सेव किए हुए नाम की जगह इस लोकल YAML फाइल का पाथ पास कर सकते हैं। सिस्टम आपके लोकल कोड को पढ़ता है और उसे रन करता है। इस अप्रोच को इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या वर्कफ्लो एज कोड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वर्जन कंट्रोल है। अगर टीम का कोई दूसरा डेवलपर वर्कफ्लो में कोई नया एजेंट नोड ऐड करता है तो आप उस चेंज को गिट कमिट्स में देख सकते हैं और उसे रिव्यू कर सकते हैं। ये CI/CD पाइपलाइंस के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपका सारा AI लॉजिक आपके एप्लीकेशन कोड के साथ ही डिप्लॉय होता है, जिससे सिस्टम हमेशा सिंक में रहता है। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक लोकल YAML फाइल से वर्कफ्लो कैसे रन किया जाता है। हमने पाथलिब का इस्तेमाल करके अपनी supportflow.YAML फाइल का एब्सोल्यूट पाथ निकाला है। जब हम project client.workflows.run कॉल करते हैं तो ध्यान दें कि हमने वर्कफ्लो नेम की जगह वर्कफ्लो पाथ पैरामीटर का यूज किया है और उसमें अपना लोकल फाइल पाथ दिया है। SDK इस फाइल को पढ़ेगा और इसे एग्जीक्यूशन इंजन को भेज देगा। इस तरह से आप बिना पोर्टल में जाए अपने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से ही सारी वर्कफ्लोज को टेस्ट और रन कर सकते हैं। ये प्रोसेस डायग्राम लोकल YAML वर्कफ्लो की लाइफ साइकिल को दिखाता है। आप पोर्टल में डिजाइन करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करके गिटहब में कमिट करते हैं, फिर CI/CD पाइपलाइन उसे ऐप सर्वर पर डिप्लॉय करती है। रन टाइम पर आपकी ऐप उस YAML को पढ़कर फाउंड्री में एग्जीक्यूट करवाती है। इससे वर्जन कंट्रोल बहुत आसान हो जाता है। वर्कफ्लोज को इंटीग्रेट करते समय कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग्स और कीज को हमेशा एज़्योर की वॉल्ट या सिक्योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रखें। कोड में कुछ भी हार्ड कोड न करें। दूसरा, क्योंकि आप क्लाउड API को कॉल कर रहे हैं, नेटवर्क इश्यूज या रेट लिमिट्स की वजह से कभी-कभी ट्रांजिएंट एरर्स आ सकते हैं। इसलिए अपने SDK कॉल्स को हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक्स में रैप करें और ऑटोमेटिक रीट्राइज इंप्लीमेंट करें। तीसरा, मॉनिटरिंग। जब आपका वर्कफ्लो रन होता है तो SDK एज़्योर मॉनिटर को टेलीमेट्री डेटा भेजता है। आप इस डेटा का यूज करके ट्रेस लॉग्स देख सकते हैं कि कौन सा नोड कितना टाइम ले रहा है या कौन सा एजेंट फेल हो रहा है।
इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप एक रिलायबल और एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन बना सकते हैं जो जेनरेटिव एआई की फुल पावर को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी सर्टिफिकेशन की बेहतरीन तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस फाइनल स्निपेट में हमने एक रोबस्ट रीट्राई मैकेनिज्म का लॉजिक लिखा है। रन वर्कफ्लो विद रीट्राई फंक्शन एक लूप चलाता है। लूप के अंदर ट्राई ब्लॉक में हम वर्कफ्लो को रन करते हैं। अगर कोई HTTP रिस्पॉन्स एरर आता है, जैसे नेटवर्क टाइम आउट या सर्वर ओवरलोड, तो हम उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच करते हैं। फिर हम टाइम डॉट स्लीप का इस्तेमाल करके थोड़ी देर वेट करते हैं। इसे एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहते हैं, जहां हर फेलियर के बाद वेटिंग टाइम डबल हो जाता है। अगर मैक्सिमम रिट्राइज के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, तभी हम फाइनली एक्सेप्शन रेज करते हैं। ये कोड प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये डायग्राम रिलायबिलिटी लूप को विजुअलाइज करता है। SDK कॉल के बाद चेक होता है कि सक्सेस मिली या नहीं। अगर फेलियर है और रिट्राइज बचे हैं तो सिस्टम थोड़ी देर वेट करके दोबारा कॉल करता है। सारी रिट्राइज खत्म होने पर ही सिस्टम अलर्ट लॉक करके फॉलबैक लॉजिक को ट्रिगर करता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.